नमस्कार साथियों, मोक्ष हिंदी साहित्य पर आप सभी का बहुत स्वागत है। इस साल का यूजीसी नेट जेआरएफ का नोटिफिकेशन एनटीए द्वारा जारी कर दिया गया है और अगर आप हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली का एलुमनाई हूँ और 3 बार अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ। 2 बार नेट किया है, 1 बार जेआरएफ। और आपको नेट जेआरएफ की परीक्षा में कैसे मदद कर सकते हैं, क्या रणनीति हो सकती है, कैसे आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने शोध का या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो आपका ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं, उसकी सेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं ताकि आपको इस बात को लेकर के कोई शंका ना रहे कि आप सही जगह पर हैं। ये मेरे पिछले 3 वर्ष के, जब मैंने नेट जेआरएफ उत्तीर्ण किया तो मेरे सर्टिफिकेट जो एनटीए ने जारी किए हैं वो हैं, ये इनके इनरोलमेंट नंबर्स हैं जिन्हें आप रोल नंबर भी कहते हैं, तो वो ये हैं। यहाँ से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ संस्थाओं के साथ अध्यापन कार्य किया अलग अलग समय पर और उसके बाद मैं अपने शोध की तरफ बढ़ा हूँ। तो ये उसके टेस्टिमोनियल्स हैं, हालांकि इररेलेवेंट हैं बट स्टिल आपके लिए आवश्यक हैं। अब हम अपने आज के मूल विषय पर आते हैं कि मैंने 3 बार कैसे किया और आप पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार जब भी आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप कैसे जेआरएफ कम से कम क्वालिफाई कर पाएँ, नेट कर पाएँ या पीएचडी में अपने एनरोलमेंट के लिए पीएचडी का परीक्षा पास कर पाएँ। हमारे इस सेशन के कुछ एजेंडाज हैं। पहले तो हम नेट जेआरएफ को समझेंगे, मेरी रणनीति की भी बात करेंगे कि कैसे मैंने किया, लेकिन उससे पहले हमें परीक्षा को समझना पड़ेगा। परीक्षा कितने प्रकार से आप उत्तीर्ण कर सकते हैं, प्रश्न पत्र कैसा आता है, फॉर्मेशन कैसी होती है, कट ऑफ कितनी जाती है, कठिनता का स्तर कितना होता है और पीएचडी में प्रवेश जो होता है वो उत्तीर्णता एक प्रकार की होती है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, वो आपको आगे पता चलेगी। उसके लिए कैसे आप प्रयास कर सकते हैं। फिर हिंदी साहित्य की रणनीति की बात करेंगे जो मैंने अपने लिए फॉलो की। अगर आप सीधा रणनीति जानना चाहते हैं तो आप उस पार्ट तक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं जहाँ पर हम रणनीति की बात करते हैं। अगर शुरू से आप सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ से हमें सुन सकते हैं। यहाँ हम नेट जेआरएफ ओवरऑल बात करेंगे ताकि आप शुरू से अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नेट जेआरएफ क्या होता है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप मास्टर्स प्रीवियस या फाइनल में हैं और आपको ये लगता है कि आपको शोध कार्य करना है, अपने विषय में शोध करना है या सहायक प्राचार्य बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको कहा जाता है विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, जहाँ भी। तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पात्रता परीक्षा होती है जिसको नेट कहा जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी किसकी? कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने की। ये एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। अलग अलग राज्यों में इसे सेट भी कहा जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो राज्य के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो अपना सेट एग्ज़ाम लेते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर नेट पर ही इसके लिए आश्रित रहते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह आपको नेट कम से कम मांगा जाता है अगर आप कॉलेजेस में पढ़ाने के इच्छुक हैं तब। परीक्षा कैसे होती है? साल में 2 बार ये परीक्षा ली जाती है। एक बार अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, यानी कि मई के आसपास नोटिफिकेशन बंद हो जाता है और जून के आसपास आपकी परीक्षा हो जाती है। इस साल भी आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में होने वाला है। एक बार दिसंबर का एग्ज़ाम होता है, तो 2 साइकिल होते हैं, एक जून का साइकिल होता है और एक दिसंबर का साइकिल होता है। इसमें नोटिफिकेशन आते हैं, करीब 81 सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। हमारा हिंदी साहित्य है तो हम उसी की सिर्फ बात करेंगे। इसमें 3 प्रकार की उत्तीर्णताएं होती हैं। आप एग्ज़ाम एक ही देते हैं। इस एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ। एक ही एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को सामान्य पेपर कहा जाता है और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये 81 सब्जेक्ट्स हैं ना जिनमें परीक्षा होती है नेट जेआरएफ की, तो 81 सब्जेक्ट्स में पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, हर विषय वाले को देना पड़ता है। पेपर 2 जो होता है वो आपके सिलेबस का पेपर होता है, या आपका जो सब्जेक्ट है उसका पेपर होता है, आपके सब्जेक्ट का। पहले पेपर में 50 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न 2 अंक का होता है और इसके टोटल अंक जो होते हैं वो 100 होते हैं। दूसरे पेपर में 100 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है और टोटल 200 नंबर का ये आपका पेपर होता है। कुल मिलाकर जो आपका नेट जेआरएफ का पेपर होता है वो 300 अंक का होता है और इसमें किसी प्रकार का ऋणात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब जब परीक्षा ले ली जाती है, उसके बाद जब उत्तीर्णता निर्धारित की जाती है तो रिजल्ट आने के टाइम इसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है
और ये तो नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। पहले दो ही श्रेणियां होती थी, एक नेट होता था, एक जेआरएफ होता था। जो बच्चे एक्सीलेंट कैटेगरी में फॉल करते थे, अराउंड 6% इसको कहा जाता था, उनको जेआरएफ मिलता था। जेआरएफ में आपको शोध कार्य करने के लिए मंथली एक स्टाइपेंड मिलता है, जिसको 2 साल के बाद बढ़ा दिया जाता है। अराउंड 37,000 ये होता है, तो ये आपको हर माह मिलता है। अब 3 कैटेगरीज हो गई हैं। पहली श्रेणी जो हो गई है उसको कहा जाता है जेआरएफ। हिंदी में तो परसेंटाइल दिया जाता है, जो 100 परसेंटाइल बच्चे होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है। कई बार 99.99 या 98 अगर बच्चे कम हैं तो परसेंटाइल में आपको मिलता है, यानी कि जो चोटी के बच्चे होते हैं अपने विषय में राष्ट्रीय स्तर पर, उनको जेआरएफ मिलता है। उसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी है उसको नेट कहा जाता है। जेआरएफ का पूरा नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। शोध के लिए आपको जो फेलोशिप मिलते हैं उसको जेआरएफ कहते हैं। इसी परीक्षा में मान लीजिए कि 100 अंक की परीक्षा है, मान लीजिए यहाँ 300 अंक की परीक्षा है, ठीक है। तो अगर जिसके मान लीजिए 250 आ गए उसको जेआरएफ मिल गया, जिसके 200 आ गए उसको नेट मिल गया, और जिसके 180 और 200 के बीच आ गए उसको एक तीसरी श्रेणी होती है जिसको कहा जाता है पीएचडी एंट्रेंस। पहले क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी में अपनी अपनी पीएचडी की अलग प्रवेश परीक्षा होती थी, लेकिन अब नेट एनटीए ने क्या कर दिया कि नेट के पेपर के अंदर ही पीएचडी का एंट्रेंस का आपको ऑप्शन दे दिया कि अगर आपने पीएचडी एंट्रेंस श्रेणी की पात्रता पास कर ली है नेट के पेपर में, तो आप जाकर के किसी यूनिवर्सिटी का बिना पेपर दिए एंट्रेंस में बैठ सकते हो। आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है उस यूनिवर्सिटी की, अगर वो यूनिवर्सिटी मानती है कि आपके लिए ये जो एंट्रेंस है इसको हम वैलिड करते हैं। तो नेट जेआरएफ आप समझ गए क्या होता है, 3 प्रकार की उत्तीर्णताएं आप समझ गए कौन सी होती है, परीक्षा का पैटर्न समझ गए कि किस पैटर्न पर परीक्षा करवाई जाती है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी रहती है इसकी। कट ऑफ अमूमन जो हिंदी में देखा गया है पुराने, अब तो चूंकि परसेंटाइल में रिजल्ट आता है, पहले का जो रिजल्ट है उसका अगर हम अंकन करें तो 210 प्लस पर, 300 नंबर का पेपर होता है आपका, तो 210 प्लस पर आपको नॉर्मली जेआरएफ मिलता है। उसके अलावा 185 टू 190 मानिए आप इसको ब्रैकेट को, और 180 85 90 से लेकर के और 210 तक, ये जो कैटेगरी होती थी आपको इसमें नेट मिल जाता था। उसके बाद 175 टू 190 अगर आप कहें तो आपको पीएचडी एंट्रेंस मिल जाता है। यही चीज़ इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाती है। नेट क्वालिफाई करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि एक सामान्य स्तर की परीक्षा होती है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का प्रश्न पत्र आता नहीं है इसमें। उसके अलावा आपको पेपर 1 में कम से कम बहुत ज़्यादा बोनस मिल जाता है, क्योंकि ये जो 100 नंबर का पेपर होता है ना, पेपर 1, इसमें आपको ठीक ठाक बूस्ट मिल जाता है, और अगर आप अच्छे एप्टीट्यूड के विद्यार्थी हैं तो 85 से 90 मार्क्स आप इसमें ईजिली स्कोर कर सकते हो। पेपर 2 में जनरली ये माना जाता है कि अगर आप 60 से 65 प्रश्न कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये इसका उत्तीर्णता का स्तर और कठिनता का स्तर होता है। पीएचडी प्रवेश, चूंकि हम इस विषय में बात अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में किसी अलग वीडियो में प्रॉपर शोध पर जब वीडियो बनाएंगे तो पीएचडी की भी बात करेंगे कि कैसे एंट्रेंस होता है, कैसे एडमिशन होता है, कैसे आपका शोध कार्य शुरू होता है, कैसे स्टाइपेंड मिलता है। ये सारी बातें हमने इसमें जान लिया कि पीएचडी प्रवेश होता क्या है नेट की परीक्षा के अंतर्गत। अब हम हिंदी पर आते हैं कि हिंदी को कैसे ठीक किया जा सकता है और मेरी क्या रणनीति रही थी हिंदी को लेकर के। तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो आपको करना है कि नेट का सिलेबस निकालना है, उसको गौर से देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हिंदी के सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, 1 से लेकर के 10, उसमें सारा सिलेबस जो है उसको कवर किया गया है। जैसे उसमें आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसको साहित्य इतिहास आप कहते हैं, फिर पाश्चात्य दर्शन है, हिंदी पर उसके प्रभाव हैं। उसके अलावा अलग अलग खंड जो हैं, चाहे उसमें उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, कविता हो, इन सारे खंडों को हिंदी साहित्य के सिलेबस में नेट में ले लिया गया है। आप किसी भी पार्ट को छोड़ करके हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। और प्रश्नों का स्तर उतना नहीं आता जिसमें आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़े, लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर आपने सिलेबस को कम से कम 2 बार नहीं पढ़ा है और 3-4 बार रिवाइज नहीं किया है तो आप जेआरएफ का सपना तो नहीं देख सकते। हो सकता है कि आप तुक्का मार के नेट क्वालिफाई कर जाएं, हो सकता है कि कट ऑफ बहुत कम चली जाए तो पीएचडी एंट्रेंस में आप आ जाएं, लेकिन आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आपको गौर से सिलेबस को पढ़ना है, पहले पाठ्यक्रम को समझना है, उसके बाद रणनीति तैयार करनी है। और रणनीति निर्माण कैसे होगा, उसके लिए किताबें कौन सी पढ़नी है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, पहले हम ये देखते हैं कि किताबें कौन सी पढ़नी है, क्योंकि यही ज़रूरी है। और मैंने कौन सी पढ़ी थी, मैं यहाँ आपके लिए किताबें कुछ लेकर के आया हूँ जो इस परीक्षा की तैयारी में अहम रोल प्ले कर सकती हैं।
जैसे ये एक पूरा पुंज है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इनका नाम भी, अगर आपको आसानी हो जाए। ये तो बाइबल कही जाती है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। ये तो बहुत मस्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसमें से। दूसरा, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। यहाँ से आपको रचनाओं का ठीक ठाक अंदाज़ा हो जाएगा, और कब क्या प्रकाशित हुआ है, किसने क्या लिखा है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये सारी बातें आपको इस किताब से मिल जाएंगी। तो जो कालक्रम पूछते हैं, साल पूछते हैं, वो यहाँ से आपके हो जाएंगे, और इससे आपके जो समय काल है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो तैयार होगा। फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उसके अलावा हरदेव बाहरी जी की हिंदी उद्भव, विकास और रूप, ये किताब है। उसके अलावा पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो हिंदी व्याकरण का भी है। आप अगर हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामता प्रसाद गुरु जी के बारे में पता होगा। उन्होंने हिंदी व्याकरण में जो कार्य किया है, इनसे बाहर कोई भी व्याकरण का कभी नियम नहीं लिखा गया। ये हिंदी की व्याकरण में बाइबल है, आप इसको कहें, या गीता है, जो भी आप इसको समझें। तो ये किताब बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो काव्य शास्त्र आता है कि भारतीय काव्य पर किन दर्शनों का प्रभाव पड़ा, पाश्चात्य दर्शन क्या है, पाश्चात्य की काव्य धारा क्या है, उसके लिए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा हिंदी आलोचना, ये जो किताब है ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सारी किताबें आपने पूरी कर ली हैं, आप इतना पढ़ चुके हैं, और अगर आपके पास फिर भी समय है पढ़ना चाहें, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। डायरेक्टली इससे आपको कभी कोई प्रश्न शायद ही मिले, लेकिन हिंदी साहित्य के बारे में एक समझ विकसित करने में बच्चन सिंह जी की ये जो किताब है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अगर सोर्सेज के बारे में जानना चाहें कि कैसे कवर करते हैं, तो आपने अगर मास्टर्स किया है हिंदी में, जो कि किया ही होगा आपने, अगर हिंदी साहित्य के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं, तो मास्टर्स में जो आपने पढ़ा उसके साथ साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप कई बार क्या करते हैं कि गाइड्स का सहारा ले लेते हैं, या किसी कहीं कोर्स में इनरोल हो गए जहाँ पर ना तो प्रॉपर पढ़ाई करवाई जाती है, ना उस तरीके से सिलेबस को लिया जाता है, बस ऊपर ऊपर से पुराने सवालों को देख करके आपको वही पुराने सवालों के बीच में आप घूमते रहते हो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको टीचर बनना ही है, विश्वविद्यालय में पढ़ाना ही है, तो निश्चित तौर पर आपको सब्जेक्ट के बारे में गंभीरता से पता होना ही चाहिए, आपकी रुचि तो होनी ही चाहिए सब्जेक्ट में। तो वो कैसे पैदा होगी, जब आप इन सब किताबों को पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। ये मैंने आपको सारी किताबें दिखाई, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको पढ़ सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब बिना पढ़े आपका काम चल जाए, तो बहुत मुश्किल है। या तो आपको ये कोई पढ़ा दे, समझा दे, बता दे, या आपको कहीं से इसके नोट्स मिल जाएं, या आप खुद पढ़ लें। इसके दो ही तरीके हैं। दूसरा फिर जो महत्वपूर्ण है कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। इतनी सारी किताबें ये कवर कैसे करेंगे। अगर देखिए आप एमए में हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप एमए फाइनल में हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें और इन सारी किताबों को पढ़ना शुरू कर दें, जितना पढ़ पाएंगे। मैं आपको अगर सीक्वेंस में बताऊं तो पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है आपने, उसके बाद सरस्वती और गोविंद पांडे जी वाली किताब पढ़नी है, और उसके बाद आपने पाश्चात्य दर्शन पर जाना है। बाकी जो रचनाएं हैं सिलेबस में, कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सब आपने वहीं से पढ़ने हैं जहाँ से दिए गए हैं। कॉपीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं आजकल, पीडीएफ सारे लगभग पूरे सिलेबस की मिल जाती हैं, जो भी किताबें हैं मेन मेन। तो वो आप खुद पढ़िए, उपन्यास खुद पढ़िए, कहानियाँ खुद पढ़िए, नाटक खुद पढ़िए, और उसके बाद आप आंसर करिए। देखिए, आप कोई गाइड पढ़ के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको कल को कोई विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, मान लीजिए आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, दिल्ली के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या और किसी विश्वविद्यालय में अगर वाकई आपको अध्यापक बनना है, तो आपको ये किताबें पढ़ना बहुत आवश्यक है। गाइड से वहाँ काम नहीं चलेगा। गाइड आपकी मदद कर सकती है कि फलां रचना तब पब्लिश हुई, इन्होंने लिखी, है उसका सार है, लेकिन उसकी संवेदना को आप बिना पढ़े महसूस ही नहीं कर पाओगे। ये समस्या है। तो सिलेबस को कवर कैसे करना है, अगर एमए फाइनल में है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दें। अगर एमए फाइनल में नहीं है, एमए कर चुके हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और अब आपको लगा कि चलो कुछ हो नहीं रहा है, तो नेट जेआरएफ की परीक्षा दे लेते हैं, और हिंदी साहित्य मेरा विषय है तो उसी से दे लेते हैं। अगर ऐसी आपकी मानसिकता है तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि इन किताबों के चक्कर में ना पढ़ के आप नीचे जो आपको कोर्सेज फ्लैश हो रहे होंगे, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, कोर्स बाय कीजिए, और आइए हम आपके साथ पूरी क्लासेस करेंगे। ठीक है। कवर कैसे करना है, देखिए, पहले तो पीवाईक्यू से आपको शुरू करना है। पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू उठाइए। हर साल 2 शिफ्ट में पेपर होता है, 2 बार पेपर होता है, तो हर साल आपको 4 पेपर मिलेंगे। पिछले 10 सालों के अराउंड आपको 40 पेपर मिल जाएंगे। या पिछले, जैसे पहले जो परीक्षा होती थी वो एक ही पाली में होती थी, 2019 से पहले एक ही पाली में परीक्षा होती थी, तो सबको एक ही पेपर मिलता था। अब तो अलग अलग पेपर भी मिलते हैं। तो अगर आपने 2012 से लिया है, 2012 से 18 तक 5 साल ये और 5 साल ये,
यानी कि कम से कम आपको 5 और 15 के आसपास ये पेपर मिल जाएंगे। ये पेपर आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे मोमेंटम में आएंगे, किताब उठाना शुरू कीजिए और किताब से वैसे प्रश्नों को आइडेंटिफाई कीजिए और पढ़िए। एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो पेपर 1 की तैयारी। आप पूछेंगे कि मैंने कैसे किया, तो मैंने तो ये सारी किताबें पहले पढ़ी हैं, उसके बाद परीक्षा दी है, मेरा विषय रहा हिंदी साहित्य, तो मुझे समस्या नहीं हुई। क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड, जब आप पढ़ते हैं ना कुछ भी, तो फर्स्ट हैंड पढ़ने का आपको मज़ा ही दूसरा मिलता है। आप उस विषय में और ज़्यादा विश्वस्त महसूस करते हो। अगर नहीं की है तो कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे लिए आपके पास एक समाधान है, उस पर भी बात करेंगे। पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है, इसमें भी 10 यूनिट्स होती हैं और इन 10 यूनिट्स का महत्व ये है कि हर यूनिट में से 5 सवाल आते हैं और ये नंबर कई बार ऐसे होते हैं कि फ्री के होते हैं। पेपर 1 बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर आपका एप्टीट्यूड थोड़ा सा ठीक है, मैथ्स थोड़ा सा ठीक है, तो आप इन 50 में से कम 40 सवाल या 42 सवाल बहुत इजीली कर सकते हो। तो 80 से 85 नंबर का आपका पेपर बहुत आसानी से हो सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर कौन कर सकता है? मैंने आपसे कहा कि अगर आप विषय के प्रति गंभीर हैं, किताबों को पढ़ने की लगन रखते हैं, तो कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि किसी ने किसी बड़े विश्वविद्यालय से परीक्षा पास की है तो वही पास कर सकता है, या जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है वही कर सकता है। अगर आपने एमए कर लिया है तो फिर आप बहुत आसानी से नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा। हिंदी साहित्य का एक बार मैं आपको अगर सिलेबस दिखाऊं तो उसमें है हिंदी भाषा और उसका विकास, साहित्य इतिहास जिसको बोलते हैं, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य शास्त्र जो मैंने आपको पाश्चात्य और भारतीय साहित्य शास्त्र दिखाया, वैचारिक पृष्ठभूमि कौन कौन से विचारों से प्रभावित रही हिंदी, फिर कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकी यूनिट 5 से लेकर के 10 ये है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा यूनिट 1 से 4 तक जो है वो पूरा स्टैटिक सब्जेक्ट है। हालांकि स्टैटिक तो दूसरा भी है, लेकिन पहले वाले में आपको ज़्यादा गौर से पढ़ना पड़ेगा। 1 से 4 यूनिट तक वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर उसमें जैसे अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, या जैसे इसमें कविता में और अन्य गद्य विधाएं जो हैं उनमें कई बार आपको ऐसी भाषाओं का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी भाषाएं नहीं हैं। जैसे ब्रज का सामना हो गया, अवधी का सामना हो गया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का सामना हो गया, पुरानी वाली हिंदी का सामना हो गया। तो ऐसे में आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं कई बार। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सहजता बनाने के लिए ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ना है, सिलेबस को गौर से देखना है। सिलेबस मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कि सिलेबस पूरा क्या है। अलग अलग इकाइयों में मैंने आपको समझाया, एक एक जब आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या है। वैसे आपने हिंदी से अगर इतना एमए किया है और पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है नेट का, है ना। आप पहले भी देख चुके होंगे, मुझे आपको दोबारा से एक एक चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन किताबों के अलावा जो मैंने आपसे कहा, अगर आपके पास समय नहीं है, आप पूरा पढ़ नहीं पा रहे हैं, या कोई अन्य समस्या आपको है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। हम आने वाले कुछ समय में 10 तारीख से मोक्ष हिंदी साहित्य पर नेट जेआरएफ जून 2025 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक क्रैश बैच होगा, क्रैश कोर्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो बहुत कम समय में, जैसे 15 जून को तो एग्ज़ाम ही है ना, 15 जून के आसपास एग्ज़ाम है, डेट्स अभी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो अभी करीब 1.5 महीना बचा है, यानी कि 50 दिन आप मानिए। तो 50 दिन में आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करें और करीब 10,000 प्रश्नों का हमारा टारगेट है और प्रतिबद्धता है कि 10,000 प्रश्न पुराने नए सब मिला करके इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही एक बार पूरा रैपिड रिवीजन करेंगे पूरे सिलेबस का, एक एक बिंदु का, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो या कुछ भी हो, उसका रैपिड रिवीजन और 1000 प्रश्न। ये हमारा टारगेट रहेगा जून 2025 के लिए। इसके अलावा अगर आप दिसंबर वाले बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो दिसंबर वाले बैच की कोई समय सीमा नहीं है। दिसंबर वाले बैच में आप अलग से शामिल हो सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और दिसंबर वाले बैच में आप शामिल हो जाइए। उसमें क्या है, आपको संपूर्ण तो कवरेज मिलेगा पूरे सिलेबस का, बिंदु ए से लेके बिंदु जेड तक पूरा, जो एक एक अक्षर सिलेबस में दिया गया है उसका पूरा कवरेज आपको एक एक बिंदु के साथ, एक एक नोट्स के साथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरे नोट्स और सारे सिलेबस की लाइव क्लासेस ये आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का
बहुत डीप एनालिसिस, और उसके आधार पर नए प्रश्नों की बनावट आपको यहाँ पर मिलेगी। हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों प्रकार के नोट्स मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स वो हैं जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाए थे, जैसे उसमें कुछ निमोनिक्स हैं, क्रम कैसे याद करना है, या पूरे सिलेबस को एक पेज में कैसे उतारना है, एक यूनिट को एक पेज में कैसे उतारना है, उपन्यासों को कैसे समझना है, कहानियों को कैसे समझना है, उनके व्याख्याएँ आती हैं तो उनका क्या करना है, इन सारे तरीकों को मैंने हस्तलिखित रूप से रखा हुआ है, तो वो आपको मिलेगा। और प्रिंटेड नोट्स जो पूरे सिलेबस के तैयार हमने करवाए हैं वो आपको मिलेंगे। और हर रोज़ आपकी लाइव क्लासेस रहेगी एक्सेप्ट संडेज़। तो आप या तो दिसंबर के बैच में ज्वाइन करिए या आप जून के बैच में ज्वाइन करिए। अगर आपको बहुत जल्दी है, अगर आपके पास समय है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 6 महीने का समय लीजिए और दिसंबर के बैच में इनरोल हो जाइए। ठीक है, आपको सफलता की गारंटी है अगर आप आते हैं इस बैच में, और अगर आप वो पूरा काम करते हैं जो आपको कहा जाता है, लाइव क्लासेस करना, नोट्स पढ़ना, तो आपका जेआरएफ निश्चित है। बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा। अगर आपको रणनीति को लेकर के कोई संशय है, अगर आपको अन्य किसी विषय में कोई संशय है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन से। इसके अलावा आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, तो आप किस बैच में इनरोल होना चाहते हैं वो ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।